यदि कोई भी प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन कर लेना, जितना पॉसिबल हो सकता है जवाब दे दिया करूँगा। और हाँ, जैसा कि अभी ट्रेंडिंग एक बात है, क्या ये मैं हूँ, ये मेरा करंट अफेयर्स है और हमारी वीडियोज़ को आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स वेब द्वारा लाए जा रहे मंथली करंट अफेयर्स के इस शानदार सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों ये सेक्शन आपको काफ़ी पसंद आता होगा और पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं। यदि प्रत्येक दिन के मात्र 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, और इस साल 2021 का जो साल है एकदम पूरा परीक्षा का साल है, आपके लिए बहुत ही गोल्डन ईयर है। ओके, इस गोल्डन ईयर का अधिक से अधिक लाभ उठा लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के हमारे प्रश्न में क्या क्या प्रश्न रहेंगे सेट में, और उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आता होगा, तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। उससे पहले ये करना है आपको तो कर दीजिए, नहीं करना है तब मत कीजिए। ओके, चलिए हम पहले प्रश्न को डायरेक्टली देख लेते हैं कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो पहली बार रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त किया गया था किनको? विनोद कुमार यादव जी को। लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और उनके जगह पर सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको जैसे भी हो रट लेना है। और हाँ, इसके बाद इसका क्यूज भी होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग क्यूज भी दे सकते हो। क्यूज कब होगा? 1 या 2 दिन बाद दोपहर में 12 बजे होगा, तो प्लीज़ आप लोग क्यूज भी दे दो। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता होगा CISF के बारे में, जो देश के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें इन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाती है। और इसके DG के रूप में, मतलब डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी हाल फिलहाल सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किनको? सुबोध कुमार जायसवाल जी को। ओके, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो हाल ही में लियोन मेंडोनका जी भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये मात्र 14 वर्ष के हैं और कहाँ के हैं? गोवा के रहने वाले हैं। नाम एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, लियोन मेंडोनका। ओके, 67वें ग्रैंड मास्टर मतलब चेस से संबंधित। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में धनु यात्रा महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, बाइलिंगुअल रखा गया है आप लोगों के लिए कि जिन्हें हिंदी पूरी तरह से समझ नहीं आती वो लोग इंग्लिश में भी काम कर लेंगे। ओके, तो धनु यात्रा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है जिसे कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है? तो उड़ीसा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी फेस्टिवल है उड़ीसा का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल महत्व भी इसका है, तो इसे रद्द कर दिया गया है, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। फेस्टिवल का नाम है धनु यात्रा महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूको घाटी किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है और यह घाटी हाल ही में आग फैलाव के कारण चर्चा में है। जूको घाटी नागालैंड मणिपुर के बीच स्थित है। ठीक है, और अभी इसमें आग लग गया था, हालांकि कुछ दिनों में ही आग पर काबू पा लिया गया। ओके, तो जूको घाटी कहाँ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आग लगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जूको घाटी कहाँ है? नागालैंड और मणिपुर में। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने की घोषणा की है। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करने की घोषणा की है। जितना भी अरब देश है, ठीक है, या जितना भी इस्लामिक कंट्री है, इधर आप अफ़गानिस्तान से ऊपर बढ़ते चले जाओ, अफ़गानिस्तान, ईरान, उसके बाद फिर और कौन है? इराक, सऊदी अरबिया, ये सारे कंट्री है ना, ये सारे कंट्री में बहुत सख्त ही कानून थे। और अभी हाल फिलहाल में, और इधर जो मिडिल एशिया के देश थे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा का जो रूल था, काफ़ी रूल रेगुलेशन हार्ड था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें नरमी लाई जा रही है। तो इसी कड़ी में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अभी हाल फिलहाल में मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करने की घोषणा की है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किन्हें ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो अभी हाल फिलहाल में संजय कपूर को ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को शॉर्ट में हम लोग AICF भी बोल सकते हैं। इसका फाउंडेशन 1951 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू करेगी।
विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाई 2023। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना शुरू की जाएगी। वो फ्लोटिंग है, मतलब तैरता हुआ है। ठीक है, ये कितने मेगावाट का होगा? तो 600 मेगावाट का होगा। और कहाँ? तो ओमकारेश्वर डैम, जो कि नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर डैम नर्मदा नदी पर है, उस पर 600 मेगावाट का एक तैरता हुआ जल विद्युत परियोजना, सौर विद्युत परियोजना शुरू की जाएगी। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओमकारेश्वर डैम के साथ साथ नर्मदा नदी भी, और मध्य प्रदेश तो इंपॉर्टेंट है ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा देर हो गया है लाने में, लेकिन देर है दुरुस्त है। बस आप लोग आराम से पढ़ते जाओ। ओके, और साथ साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा आपका मैं। आगे आने वाले 40 मिनट में आपके सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि पहली बार कोई महिला कोई टेस्ट में, पुरुष के टेस्ट में अंपायरिंग की है, और उनका नाम है क्लेयर पोलोसाक। क्या नाम है? क्लेयर पोलोसाक। और ये वाकया कब हुआ? जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट चल रहा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा टेस्ट चल रहा था, उसमें फोर्थ अंपायर की भूमिका निभा रही थी कौन? ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक। ओके, और हाँ, आपको ये बात भी पता होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज हुआ, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिसे आप लोग जानते हैं, काफ़ी शानदार रहा, और इंडिया इसमें जीत दर्ज किया इस ट्रॉफी को। ओके, तो चलिए नाम याद रखिएगा आप लोग, क्लेयर पोलोसाक का। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है। ओके जी, अगले प्रश्न को हम देख ले। उसके पहले आईसीसी के बारे में कुछ बातें कि इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के, अभी हाल फिलहाल में इनको नियुक्त किया गया है। सीईओ कौन है आईसीसी के? मनु साहनी। हेडक्वार्टर का है आईसीसी का? दुबई, यूएई, जहां पिछले वर्ष 2019 के 13वें एडिशन हुआ था, आईपीएल का 13वां एडिशन जहां संपन्न हुआ था। ओके, और आईपीएल से याद आया कि आज आईपीएल का प्लेयर ऑक्शन भी है, मतलब आज सारे प्लेयर खरीद बिक्री किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक उसी समय लिखा गया जब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया खेल रही थी, और इस पुस्तक मतलब लिखा गया था, पहले से लॉन्च उस समय हुआ था, और इस पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक जी। ठीक है, पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, इसका आयोजन भारत के लद्दाख में किया गया है। ओके, और लद्दाख में भी कहाँ? चिकटन में। और आपको पता होगा जब खेल की बात आ रही है तो खेल मिनिस्टर अभी कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी कौन है? किरण रिजिजू हैं। और लद्दाख की बात आ रही है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन है? लद्दाख के, तो राधा कृष्ण माथुर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक बात और याद आया कि अभी आपने पढ़ा होगा कि पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल को हटा दिया गया है। किनको? ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों ने आज के करंट अफेयर्स में इस बात को जरूर पढ़ा होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहले ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, अब लेकिन एक वर्ष छोड़कर, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है। सबसे पहले ये 2003 में मनाया गया। यह क्यों मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य है उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। ओके, और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी भारत आए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से। ओके, और उन्हें कोई सम्मान भी दिया गया था अंग्रेजों की ओर से। ठीक है, और उस सम्मान का नाम क्या था? केसरे हिंद। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, और इन्हें सबसे बड़ा प्रवासी कहा जाता था, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। और यह भी हर एक 2 साल में एक बार मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। ओके, इतनी बातें हो गई। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? हेमा कोहली हैज़ बीन स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो हेमा कोहली ने अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो आप लोग कहिएगा कि सर ऐसी बात है, बहुत सारे क्या, टोटल 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में, तो हम सभी का चीफ जस्टिस कितना याद रखें? तो जी नहीं, हेमा कोहली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे जितने भी 25 हाई कोर्ट है अभी हमारे कंट्री में, उसमें मात्र एक यही महिला चीफ जस्टिस है। ओके, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भी आपको पता है, मैंने भी जस्ट बताया कि अभी तक देश में कितने हाई कोर्ट है? 25, और लेटेस्ट हाई कोर्ट कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में।
जो 2019 से चालू है, 1 जनवरी 2019 से। लेकिन लेटेस्ट राज्य कौन बना है? तेलंगाना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020? तो सैला कैनी, किन्हें? सैला कैनी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफ़ी योगदान दिया था, घायलों का मदद करती थी जाके। ठीक है, तो बाकी इनके बारे में आपको कहानी पता होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अब ये हो चुका है, तो कहाँ किया गया था? ओके, वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कहाँ? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 2 गेम्स से रिलेटेड बात थी, एक है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स और एक खेलो इंडिया आइस गेम था। ओके, जो भी आइस हॉकी गेम था, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो देखिए, फर्स्ट एडिशन भी यहीं आयोजन किया गया था। कहाँ? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ओके, और सेकेंड एडिशन भी यहीं आयोजित किया गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में इस वर्ष कहाँ होने वाले हैं? रोहतक, हरियाणा में। और 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, असम में। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द वर्ल्ड हिंदी डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। और हिंदी जो है विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है बोली जाने वाली। पहली कौन है? चीन की भाषा है, दूसरी अंग्रेजी है। ओके, फिर तीसरे रैंक पर हिंदी आती है। पहला बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। तभी से प्रत्येक साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, बढ़िया है। हाँ, अब हिंदी दिवस से याद आया, अभी संस्कृत फेस्टिवल मनाया जाने वाला है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में संस्कृत फेस्टिवल। आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा इसके बारे में। तो संस्कृत फेस्टिवल कहाँ मनाया जाने वाला है? तो वेस्ट बंगाल में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अप टू डेट करंट न्यूज है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में किसे सौंपी गई थी? रिसेंटली हु हैज बीन असाइंड द चेयरमैनशिप ऑफ द एंटी टेररिस्ट कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? यूएनएससी का फुल फॉर्म आपसे बराबर पूछता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो इंडिया को आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता 2022 तक सौंपी गई है। किसको? इंडिया को। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लीजिए कि इसके 6 प्रमुख अंग हैं। यह यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और इसकी कुछ बातें जानिए कि इस परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई हमारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, जिसे आप लोग यूएनएससी के नाम से भी जानते हैं। और भारत अभी हाल फिलहाल में एशिया पैसिफिक रीजन से अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाया था। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं, इनका चुनाव होते रहता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में राजनेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो माधव सिंह सोलंकी राजनेता थे, ये तो आपको क्वेश्चन से स्पष्ट हो चुका है। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी थे, राजनीति के एक उच्च स्तरीय नेता थे, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ दिन काम कर चुके थे, शायद रक्षा मंत्री के रूप में। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल यूथ डे। 2 बातें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक नेशनल यूथ डे है और एक इंटरनेशनल यूथ डे है। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। ओके, कंफ्यूज नहीं करना है। और नेशनल यूथ डे का इस वर्ष का थीम क्या था? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके, यह किस लिए मनाया जाता है? तो देश के प्रति स्वामी विवेकानंद के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1984 में इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो विवेकानंद के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हाईलाइटेड और बोल्ड किया गया है। ओके,
अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि हाल ही में हेनली एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का माना गया है? तो हेनली एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2021 द्वारा सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का माना गया है। ओके, अब इसमें अपने कंट्री की रैंक जान लीजिए कि इंडिया का रैंक इस वर्ष 85 था, लेकिन 2020 में इसका रैंक जो था 84 था, मतलब एक स्थान हम लोग नीचे आ गए हैं पासपोर्ट इंडेक्स में। और सबसे सशक्त पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान का। ये भी पूछ देता है आपसे, इसलिए इसे भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? इन विच स्टेट वाज द चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल हेल्ड? तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में ही चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक है, इसे मणिपुर सरकार ने 2017 में शुरू किया गया था। चेरी ब्लॉसम क्या है? तो चेरी ब्लॉसम जीनस प्रूनस के कई पेड़ों का एक फूल है। इसे जापान में सकुरा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और मणिपुर में सेनापति जिले का माओ क्षेत्र, तो माओ क्षेत्र में चेरी ब्लॉसम नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए ये फेस्टिवल का नाम हो गया चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। ओके, अब मणिपुर के बारे में आप लोग तो सब बातें जानते ही हैं, कुछ बातें जानिए कि यह पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, आपको पता होगा। इसके उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार है, ये भी आपको पता होगा। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, ये भी कन्फर्म आपको पता ही होगा। मणिपुर का राज्य पशु जो है संगाई हिरण है, ये नहीं पता है तो रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य फूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य पशु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है? इन विच स्टेट इज द रेयर मेटल वेनेडियम फाउंड? तो अभी हाल फिलहाल में भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम का बृहत भंडार है। ओके, वेनेडियम भी तैस इसका होता है। ओके, कितना भंडार है? तो 24.63 मिलियन, मतलब 24.63 मिलियन टन भंडार है। किसके अनुसार? भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार। वेनेडियम का क्या उपयोग होता है भाई? तो इससे जो मिश्र धातु बनते हैं वो अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण और तापमान में टिकाऊ होते हैं और जंग प्रतिरोधी भी होते हैं। ठीक है, यदि और लोकेशन में घुसिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, तो पापुम पारे जिले के तमांग और डेपो क्षेत्र में वेनेडियम की अपार संभावनाएं व्यक्त की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो अभी सरकार ने 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। तो ये कौन बनाएगा? तो ये HAL बनाएगा। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का लड़ाकू विमान है। यह अपनी तरह का सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर और वजन 6500 किलोग्राम है। ओके, इतनी सारी बातें हो गई। तो किससे खरीदा जाएगा? हेल से। और इसको डेवलप किसके सहयोग से किया गया है? DRDO और HAL दोनों के सहयोग से। ओके, जिसे आप लोग हेल कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में DRDO के द्वारा कौन से पिस्तौल को विकसित किया गया है? तो ASMI। ठीक है, यह किसको रिप्लेस करेगा? तो जो पहले वाला पिस्टल था उसको रिप्लेस करेगा। रक्षा बलों में 9 mm पिस्तौल का स्थान लेगी। ठीक है, ये जो मशीन पिस्तौल है ये 100 मीटर की दूरी पर फायर कर सकती है और इजराइल के UG श्रृंखला की बंदूकों की श्रेणी में है। लेकिन ये स्वदेशी है, बस इजराइल से इंस्पायर्ड है, लेकिन इजराइल नहीं बनाया इसे, ये स्वदेशी है, DRDO बनाया है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वाह, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी बातें। और कुछ बातें जो समझ नहीं आ रही है वो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो आपको पता होगा, ये काफ़ी पॉपुलर न्यूज रहा था कि बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी इस वर्ष की 2021 के परेड में भाग ली थी। ठीक है, अब ये सारी बातें हो चुकी है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि जब किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में FCI का 55वीं स्थापना दिवस कब मनाई गई? रिसेंटली व्हेन वाज द 55th फाउंडेशन डे ऑफ FCI सेलिब्रेटेड? तो 14 जनवरी को FCI का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो FCI की खोज कब हुई थी? 1965 में, मतलब 55 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं कि प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोग SSC GD या कोई भी पुलिस या डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब?
15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। किनके सम्मान में? तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में। ठीक है, तो करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था। ठीक है, और यह मौका जो है भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही अहम था, इसलिए भारत में प्रत्येक साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया और तब से अब तक यह परंपरा चली आ रही है। ओके, तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं अब कि महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वह किस देश की है? तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं कौन? सोफी डिवाइन। इन्होंने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है महिला क्रिकेट में। ओके, आप लोगों को कमेंट करके क्या जवाब देना है कि पुरुष क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज T20 में शतक कौन बनाया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में आई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके लिए, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा जी। कौन? रामचंद्र गुहा जी। ठीक है, और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन स्कूल वन IAS स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? वैसे तो बहुत सारे स्कीम शुरू होते रहते हैं, लेकिन सभी स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ कुछ स्कीम जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में एक स्कीम है वन स्कूल वन IAS। यह किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है केरल, उसके द्वारा। कुछ भी लॉन्च कर ले, सबसे ज़्यादा IAS तो UP बिहार से ही आएंगे। चलिए कोई नहीं, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो टी नटराजन। टी नटराजन का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, काफ़ी प्रभावित किया है सभी लोगों को भी हाल ही के दिनों में, और मात्र 44 दिनों में भारत के सभी फॉर्मेट में, मतलब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, नाम इनका है टी नटराजन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है? तो अभी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप आया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडोनेशिया का जो ये द्वीप है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुलावेसी द्वीप जो है किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि किस पारामिलिट्री फोर्स को 21 DRDO विकसित बाइक एम्बुलेंस प्रदान की गई है? तो CRPF को 21 DRDO द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस प्रदान की गई है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है रक्षिता। ठीक है, इसे किस पर कस्टमाइज किया गया है? तो रॉयल एनफील्ड का जो बुलेट होता है 350 cc का, उस पर कस्टमाइज करके बनाया गया है। बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? रक्षिता। ठीक है, और इस CRPF को दिया गया है, DRDO द्वारा विकसित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो केरल के अलपुझा में देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा। इस संग्रहालय अर्थात म्यूजियम में क्या रहेगा? दस्तावेजों का एक विशाल भंडार होगा जो कि प्रदर्शित करेगा कि महाद्वीप में श्रम आंदोलन कैसे बढ़ रहे हैं और इसने अलपुझा को कैसे प्रभावित किया। ओके, तो देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलपुझा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलरव राज्य का पहला पक्षी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बिहार का पहला पक्षी उत्सव मनाया गया है, किस नाम से? कलरव नाम से। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है इस तरीके से कि हाल ही में एक पक्षी उत्सव मनाया गया है कलरव, जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार। ओके, किसी भी तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो कलरव पक्षी उत्सव अभी हाल फिलहाल में कहाँ मनाया गया है? बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर के बारे में जानिए। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में स्थित है, और यह जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वर्तमान मंदिर हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में बनाया गया है। यह जो है भगवान शिव को समर्पित है, और महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ठीक है, ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह भी जो इस ट्रस्ट बना है इसमें शामिल हैं, और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता केशुभाई पटेल भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, और वो उनका निधन हो गया, इसलिए अब नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किनके जन्मदिन पर मनाने का निर्णय किया जा रहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर अब से हर एक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कालका मेल जो था, हावड़ा से कालका तक जो ट्रेन जाती थी, उसका नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में और बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसमें से
अंडमान निकोबार स्थित रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नामकरण जो किया गया था, रॉस द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नामकरण शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नामकरण स्वराज द्वीप। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में, और इनके लिए होना भी चाहिए। ये गुमनाम रह गए, ठीक है, देश की आज़ादी में गुमनाम रह गए, बस गांधी जी नेहरू जी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। ठीक है, चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और देख लीजिए कि इस वर्ष जो है नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई। ओके, अगला प्रश्न है कि अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन अ बुक टाइटल अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा? तो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस एंड लाइफ ऑन सिनेमा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी आपके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस राज्य ने प्रमुख राज्यों में भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 एमंग मेजर स्टेट्स? तो पिछली बार की तरह कर्नाटक इस बार भी भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ओके, यह किसके द्वारा रिलीज किया जाता है यह जो इंडेक्स है? तो नीति आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ओके, इसमें फर्स्ट पर कर्नाटक है जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर तमिलनाडु है, और पिछले वर्ष की तरह शायद इस बार भी लास्ट पर बिहार है। ओके, और हिमाचल प्रदेश हिली स्टेट में टॉप पर है और दिल्ली यूटी में टॉप पर है। ओके, ये सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? फ्रेंचाइजी क्रिकेट का मतलब जितने भी क्रिकेट के लीग होते हैं जैसे IPL, BPL, ठीक है, जितने भी इस टाइप के लीग होते हैं उससे संन्यास ले लिया है। तो लसित मलिंगा, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जान लीजिए, हो सकता है इनके बारे में आपसे पूछ दे कि मलिंगा जो है IPL में कितने विकेट ले चुके हैं? तो 170 विकेट। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि उनमें से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। ओके, तो आप लोग बता दो सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन कब मनाया जाता है, क्योंकि यह जो न्यूज़ है सुशांत सिंह के 35वें जन्मदिन पर ही सबके सामने आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने की घोषणा की है? तो देखिए, मनरेगा एक लॉन्च किया गया था योजना, किसके लिए? ग्रामीण लोगों के लिए, कि भाई आप लोगों को गांव में ही काम दिया जाएगा, मतलब आपके रीजनल एरिया में ही काम दिया जाएगा, जो कि मिनिमम 100 दिन होगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है मनरेगा, ये कब लॉन्च किया गया था? तो 2005 में। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जाकर्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जाकर्ता में आसियान सचिवालय, मतलब आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जाकर्ता है। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन ऐसे करके है। ओके, और बाकी सभी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी लाया जा चुका है, तो ज़्यादा डिटेल से इसमें नहीं बताऊंगा। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जाकर्ता में जो आसियान का सचिवालय है इसमें भारत का अगला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत खोबरागड़े को। किन्हें? जयंत खोबरागड़े को। इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भजन गायक का निधन हो गया है? विच फेमस हिम्न सिंगर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो नरेंद्र चंचल का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इन्होंने बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट गाने गाए थे, परीक्षा के लिहाज से नहीं लेकिन काफ़ी फेमस गाने थे, जैसे चलो बुलावा आया है, ओके, तूने मुझे बुलाया, तो ये सारे सॉन्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए हो सकता है कि पूछ दे कि बताओ भाई नरेंद्र चंचल का भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उससे म्यूजिक भी आ सकता है, संगीत क्षेत्र से, तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो मनीष कुमार जी कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इनके बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को भी वैक्सीन दिया गया। ओके, ये स्वच्छता कार्यकर्ता थे, कहाँ? एम्स दिल्ली में। ठीक है जी, अगले प्रश्न को देख लीजिए अब कि हाल ही में कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? व्हेन हैज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये बात भी आपको पता होगा कि 21 से 26 जनवरी तक
इस वर्ष बालिका दिवस सप्ताह मनाया गया। ओके, और भारत में बालिकाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई? तो 2008 से। और किसने की, किस मंत्रालय के थ्रू? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, जो कि अभी स्मृति ईरानी के पास है। ओके, तो बालिका से संबंधित सरकारी योजनाएं कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उड़ान योजना, प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना। तो ये सारे योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस एक नज़र देख लो कि ये सारी योजना जो है बालिका संवर्धन और संरक्षण के लिए है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में अक्षय कुमार द्वारा फौजी गेम लॉन्च किया गया, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो जिस तरह से पबजी का पूर्ण रूप प्लेयर्स अननोन बैटल गार्ड है, तो उसी तरह से फौजी का पूर्ण रूप फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स है। क्या? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ओके, सॉरी, पबजी का फुल फॉर्म प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड है, गार्ड नहीं। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में आई पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंट बुक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म? तो रामसेवक शर्मा जी द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक हैं। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने 3 प्रश्नों को देखा जो कि किताब से रिलेटेड है, 2 क्रिकेट से और ये एक आधार वाला। ठीक है, तो अगले प्रश्न को अब आप लोग देख लीजिए कि हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो मार्केलो रेबेलो डी सूजा है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न गलती से आ गया है। अगले प्रश्न को आप देखिए कि 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? विच टेलीकॉम कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू डिमॉन्स्ट्रेट द ऑपरेशन इन द 5G नेटवर्क? तो एयरटेल, सबसे पहला बार भारतीय एयरटेल जो है 5G नेटवर्क का संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। इन्होंने हैदराबाद के शहर में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5वीं पीढ़ी जनरेशन, 5G का मतलब 5th जनरेशन, हिंदी में उसको 5वीं पीढ़ी बोलते हैं, ओके, को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। कौन? एयरटेल। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि 28 जनवरी को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को आप लोगों ने अभी देखा पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोगों ने मनाई, लेकिन 28 जनवरी को एक और फ्रीडम फाइटर, गरम दल के नेता लाला लाजपत राय का बर्थडे मनाया जाता है। ओके, किनका? लाला लाजपत राय का 21 जनवरी को, सॉरी 28 जनवरी को। ठीक है, अगले प्रश्न को आप लोग देख लीजिए कि विच नेशन विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशियन कप? तो 2022 महिला एशियाई कप फुटबॉल की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो इंडिया 2022 में होने वाले महिला एशियाई कप, जो कि फुटबॉल का गेम होगा, इसकी मेजबानी करेगा। कब से कब तक? 20 जनवरी से 6 फरवरी तक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए अब कि हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक मतलब कि GI पहचान प्राप्त किया है? वैसे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन बासमती चावल का इंडिया में होता है, इंडिया को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को मिला है। किसे? पाकिस्तान को। किसके लिए? बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत मिला है। देखिए बासमती चावल के बारे में कि बासमती जो है अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होती है और भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो पहली बार उत्तर प्रदेश की झांकी को फर्स्ट अवार्ड मिला है गणतंत्र दिवस की परेड में, और इसने अपनी झांकी में क्या दिखाया था? तो राम मंदिर के ढांचा को दिखाया था, आपको जैसा कि याद होगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि यह पहला अवसर है जब गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग कि हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 में पहली बार इस दिन को चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। ओके, आप क्या कीजिएगा, आप एक प्रश्न कमेंट करके दीजिए कि जो वोटिंग करने का एज होता है ना, कि भाई आप लोग 18 साल के होगे तभी वोटिंग कर पाओगे, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ये आपको कमेंट करके जवाब देना है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। तब तक एक और दिवस है, सेम डे को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बारे में जागरूकता पैदा हो सके और लोग इधर उधर जाके घूम सके इंडिया में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि हाल ही में किसे बैंकर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड द बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो श्याम श्रीनिवासन को इस वर्ष का बैंकर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्याम श्रीनिवास किस बैंक के हैं? तो ये सीईओ हैं फेडरल बैंक के। किसके? फेडरल बैंक के सीईओ हैं और इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड में बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से सम्मानित किया है। बातें समझ आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ जो भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करके प्रश्न जरूर पूछिएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए तब तक। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस जेल टूरिज्म। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है। किस जेल में? यरवड़ा जेल, जो कि पुणे में है। ठीक है, तो इसी में जेल पर्यटन की शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति ने 26 जनवरी 2021 को कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है? तो टोटल 119 लोग हैं, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। ठीक है, और 7 पद्म विभूषण में एक इम्पोर्टेंट नाम आपके लिए आता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग, वो पद्म पुरस्कार की बातें हो गई। अगला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट्स लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है। एलोन मस्क अभी काफ़ी पॉपुलर भी रहे हाल फिलहाल के दिनों में। तो इनकी कंपनी ने, निजी कंपनी है, 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड इंडिया के इसरो के पास था, जिसने 103 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ओके, और स्पेस एक्स के बारे में थोड़ी सी बातें आप लोग जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 को। और इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? एलोन मस्क हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब हम लोग कि हाल ही में संपन्न हुए 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो वैसे तो हर एक बस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नवंबर तक आते आते हो ही जाता है खत्म, नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण इसको डिले किया गया और इसे जनवरी में कराया गया। तो इसमें इनटू द डार्कनेस नामक फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मतलब गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। ठीक है, इस वर्ष फोकस कंट्री कौन था? तो बांग्लादेश था। यही 2-3 बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन फेस्टिवल में, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। यह होता कहाँ है? गोवा में। ये तो आपको पता ही है, हमेशा से वही हो रहा है इधर काफ़ी सालों से। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस मूवी को मिला? तो इनटू द डार्कनेस। और फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश। यही 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा नाकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली इन विच स्टेट नाकुला पास हैज बीन डिस्कस्ड। तो सिक्किम में ही नाकुला दर्रा स्थित है। नाथुला और नाकुला दोनों दर्रे सिक्किम में स्थित हैं। नाथुला इधर है, नाकुला इधर है। ओके, यदि आप ऐसे सिक्किम को देखते हो तब। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा की गई है? तो कर्नल संतोष बाबू, जो कि बिहार के रहने वाले थे, इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा की गई है। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, जहां पर सभी गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में दिखाया जाएगा कि किन्हें किन्हें मिला है। और उस वेबसाइट का नाम है www.gallantryawards.in.government.in। ओके, तो कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा की गई है। देखिए, युद्ध काल के दौरान 3 हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वीरता पदक में, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और जो कर्नल संतोष बाबू को दिया गया ये महावीर चक्र था। ठीक है, शांति काल के दौरान भी 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं घटते क्रम में, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ओके, और इस वर्ष जितने भी अवार्ड डिसाइड किए गए हैं किस किस कैटेगरी में वो आप लोग देख लीजिए। महावीर चक्र 1 आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, कीर्ति चक्र 5, वीर चक्र 5 और शौर्य चक्र 7। ओके, तो इतने सारे अवार्ड्स को, और यदि आपको जानना है सभी अवार्ड्स के बारे में कि किनको किनको मिला है तो www.gallantry-awards.gov.in पर आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत के लिए कितना प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रोजेक्टेड व्हाट परसेंटेज ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021। तो 11.5% का अनुमान लगाया है IMF की इस वर्ष का विकास दर 11.5% रहेगा। अब चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर RBI हो, चाहे कोई भी संस्था हो, अब इसी के आसपास सभी घूमेगी। कोई 11 कहेगा, कोई 10.5 कहेगा, कोई 10 कहेगा, मतलब यही आसपास में सबको ही रहना है।
और एक साथ और एक बार फिर से IMF बताया कि भाई इस वर्ष अब आगे आने वाले वर्षों में भारत जो है सबसे तेज विकासशील अर्थव्यवस्था में से एक रहेगा। ओके, मतलब टॉप पर रहेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव भी रह चुके हैं। ओके, ये जो जय शाह है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह लेंगे। और BCCI के मुताबिक 32 साल के जय शाह ACC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। ओके जी, अगले प्रश्न को हम लोग देख लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद की गई है। देखिए ये भी 11% है। मैंने अभी आपको बताया कि 11 जब 11.5 IMF बताया तो उसी के आसपास सब अब लोग घूमेंगे। ओके, वो एक कील है, अब इसी के आसपास चारों लोग घूमेंगे, मतलब जितने भी लोग हैं जितने भी संस्था इसी के आसपास सब अनुमान लगाएगा। ओके, एक बात आप लोग और जान लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मेन थीम क्या था, तो कोविड-19 वॉरियर्स था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत इस वर्ष 86वें स्थान पर रहा है। ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है ये कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, पिछले वर्ष की तुलना में भारत जो है 6 पायदान खिसक गया है, मतलब पिछले वर्ष भारत जो है 80वें स्थान पर था और इस वर्ष 86वें स्थान पर है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये कुछ प्रश्न अब लास्ट के ही रहने वाले हैं, 1-2 प्रश्न और होंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि बीमस्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बे ऑफ बंगाल से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम बीमस्टेक है, तो इसके महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो तेंजिन लेकपेल को। किन्हें, तेंजिन लेकपेल को। इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य की पुलिस एकेडमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी बनी है। विच स्टेट्स पुलिस एकेडमी हैज बिकम द बेस्ट पुलिस एकेडमी इन द कंट्री। तो राजस्थान की जो पुलिस एकेडमी है देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी बनी है। ओके, अब अगले प्रश्न को, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इसे देखते हैं कि सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सृष्टि गोस्वामी हैज बीन मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर अ डे। तो सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये बाल संसद की प्रधानमंत्री के रूप में काफ़ी वर्ष कार्य की। ओके, तो इसलिए इन्हें एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, सृष्टि गोस्वामी, और किस राज्य का, तो उत्तराखंड का। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, सारे प्रश्न समझ आई होगी। यदि कोई भी प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन कर लेना, जितना पॉसिबल हो सकता है जवाब दे दिया करूँगा। और हाँ, जैसा कि अभी ट्रेंडिंग एक बात है, क्या ये मैं हूँ, ये मेरा करंट अफेयर्स है, और हमारी वीडियोज़ को आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले मंथली और वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जिधर भी जाइएगा मास्क लेके जाइएगा। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।